स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहम्मद शमी के बारे में, जो इस वर्ल्ड कप में अपने तेज़ गेंद रफ्तार से अच्छी टीमों को पछाड़ रखा है। मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए उनकी ज़िंदगी कोई आसान नहीं थी। जिन्होंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश की, ये सब बातें उनकी ज़िंदगी में क्यों हुई, कैसे हुई, इसके बारे में हम जानेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। इनकी पूरी जीवनी के बारे में हम लोग जानेंगे, तो बने रहेगा इस वीडियो के साथ। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के पास एक सहसपुर नाम का एक गांव था। उसी में तहसीफ अली नाम का एक व्यक्ति रहता था। मोहम्मद शमी के पिता तहसीफ अली अमरोहा के सबसे तेज गेंदबाज हुआ करते थे। उनके औरकर अक्सर बल्लेबाजों को डंडे बिखेर दिया करते थे। दुनिया भर के लोग कहते थे कि जाकर अच्छे क्लब में प्रोफेशनल क्रिकेट की ट्रेनिंग लो, तुमसे बड़ा क्रिकेटर उत्तर प्रदेश में कोई नहीं होगा। पर तौसीफ अली के पास पैसे नहीं थे। सलाह तो हर कोई देता था, लेकिन आर्थिक सहायता करने वाला कोई नहीं था। मोहम्मद शमी के पिता ने इसी को अपना मुकद्दर मान लिया और अपने माता पिता के कहने पर उन्हें पारिवारिक जिंदगी शुरू कर दी। तौसीफ अली के 5 बेटे हुए और 5 के भीतर क्रिकेट का गुण सब में था। पर उनका सबसे छोटा बेटा मोहम्मद शमी सबसे तेज था। अपने पिता की क्रिकेट की ट्रेनिंग को जल्दी सीख लेता था। तौसीफ अली को यकीन हो गया कि मेरा क्रिकेटर बनने का अधूरा ख्वाब मोहम्मद शमी पूरा करे। तौसीफ अली के एहसास था कि वह बड़े क्रिकेटर क्यों नहीं बन सके। वह बेटे के सपने को पूरा करने के लिए हद से गुजर जाने की तैयारी में थे। तौसीफ अली बेटे के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ा। जब मोहम्मद शमी 15 साल के थे तो उन्होंने खुद से ट्रेनिंग दिया। खेतों में पिच बनाकर विकेट लगाकर उनको ट्रेनिंग दिया। तो तौसीफ अली को लगा कि अब बेटे को एक बढ़िया एकेडमी की ज़रूरत है। उन्होंने ज़मीन बेचकर फरीदाबाद की एक एकेडमी में बेटे को दाखिल करवा दी, जो अब उनके गांव से 22 किलोमीटर दूर था। वहाँ के कोच थे बदरुद्दीन। उनसे बात की। कोच बदरुद्दीन ने कहा कि मैं पहले इस लड़के को गेंदबाजी का प्रशिक्षण करूंगा, देखूंगा ये कैसा गेंदबाजी करता है, उसके बाद मैं फैसला लूंगा। मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी शुरू की और बदरुद्दीन की एकेडमी के जो बड़े बड़े बल्लेबाज थे उनके सामने घुटने टेकने लगे। बदरुद्दीन को तुरंत मोहम्मद शमी को अपना इसी से स्वीकार करना पड़ा। मोहम्मद शमी ने पिता का ख्वाब पूरा करने के लिए जान लगा दी। वह एक दिन भी नागा नहीं करते थे। यहाँ तक कि ईद वाले दिन भी नमाज अदा करके ट्रेनिंग में पहुँच जाया करते थे। जब भी एकेडमी में कोई क्रिकेट मैच होता तो मैच के ख़त्म होने के बाद मोहम्मद शमी कोच से पुरानी गेंद मांगते थे। एक दिन बदरुद्दीन ने पूछा कि तुम इतने सारे पुराने गेंद को करते क्या? मोहम्मद शमी ने कहा कि मैं रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस करता हूँ इससे। उस दिन के बाद बदरुद्दीन ने कहा कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा रिवर्स स्विंग का अभ्यास। फिर कुछ दिन समय बीत जाने के बाद बदरुद्दीन ने उसे लखनऊ ले गया यूपी अंडर 19 के ट्रायल के लिए। सिलेक्टर ने मोहम्मद शमी के साथ भी वही किया जो भदोही के यशस्वी जायसवाल के साथ किया गया था। दोनों खिलाड़ियों से एक ही बात की कही गई, अगले साल आना, तब देखेंगे। बदरुद्दीन को लगा कि 1 साल में मोहम्मद शमी बहुत आगे निकल सकते हैं। ऐसे में उन्हें यूपी क्रिकेट की बोर्ड के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। कोच बदरुद्दीन ने पिता से कहा, आप मोहम्मद शमी को कोलकाता भेज दीजिए, वहाँ क्लब क्रिकेट में अच्छा करेगा तो स्टेट की टीम में आराम से जगह बना लेगा। तौसीफ अली के पास और कोई चारा भी नहीं था। वह किसी भी सूरत में बेटे मोहम्मद शमी को भारत के लिए खेलते हुए देखना चाहते थे। मोहम्मद शमी कोलकाता पहुँच गए, लेकिन ना ही उनके पास पेट भरने के लिए अन्न का दाना था और ना ही ठहरने के लिए छत। मोहम्मद शमी ने पिता पर और खर्च का दबाव नहीं डालना चाहते थे। उन्हें ठान लिया था जब कुछ भी करना है अपने दम पर करना। वो दिन में प्रैक्टिस करते और रात में स्टेशन और बस स्टॉप पर सो जाया करते थे। एक दिन ऐसे ही क्लब में मैच खेल रहे थे। उसी समय बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के असिस्टेंट सेक्रेटरी देवदत्त दास वही मैच में आए हुए थे। मोहम्मद शमी को गेंदबाजी करते हुए देखा। देवदत्त दास
को समझ आ गया कि यह लड़का क्रिकेट की दुनिया में छाया जा सकता है। देवदत्त उनके पास गया। देवदत्त ने मोहम्मद शमी से पूछा, तुम रहते कहाँ? मोहम्मद शमी कुछ बोल नहीं पाए। तेज भूख भी लगी थी। गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा था। कभी रेलवे तो कभी बस स्टैंड में सो जाया करते थे। देवव्रत दास ने उसी वक्त मोहम्मद शमी को अपने घर रहने के लिए आमंत्रित कर दिया। उन्होंने बंगाल के एक चयनकर्ता बनर्जी से कहा कि आप एक बार मोहम्मद शमी की गेंदबाजी देखिए। बनर्जी के सामने मोहम्मद शमी ने गेंदबाजी शुरू की। बड़े बड़े बल्लेबाज हिल नहीं पा रहे थे। मोहम्मद शमी अपनी गेंदबाजी से सिर्फ विकेटें उखाड़ रहे थे। शुरू से ही शमी ने बल्लेबाजों को बोल्ड करने के बाद जो आवाज़ आती है वह सुनना काफ़ी पसंद करते हैं। बनर्जी ने मोहम्मद शमी से कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से खिलाड़ी देखे। अधिकतर खिलाड़ी रुपये पैसे चाहते हैं, नाम इज्जत और शहरत चाहते हैं, लेकिन तुम सच्चे खिलाड़ी हो। तुम्हें सिर्फ बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाना है, इसके सिवा तुम्हारी कोई मंजिल नहीं। इसके बाद बनर्जी के कहने पर मोहम्मद शमी ने मोहन बागान क्रिकेट क्लब ज्वाइन किया। वहाँ मोहम्मद शमी ने सौरव गांगुली के सामने गेंदबाजी की। दादा खुश हो गए और सौरव गांगुली कहने पर मोहम्मद शमी को 2010 से 11 के बंगाल की रणजी टीम में शामिल किया था। 2 साल के भीतर 6 जनवरी 2013 को मोहम्मद शमी ने इंडियन टीम की जर्सी पहन ली। इसके बाद मोहम्मद शमी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब मोहम्मद शमी इंडियन से खेलने लगे उस समय भारत में IPL चालू हो गया था, तो कलकत्ता नाइट राइडर्स ने उन्हें खरीद लिया। उस समय जब छक्के चौके IPL में लगते थे तो उसमें चीयर लीडर्स रहती थी, जिसमें से एक चीयर लीडर थी हसीन जहां, जिससे मोहम्मद शमी को उससे प्यार हो गया। प्यार शादी में बदल गया। 6 जून 2014 को मोहम्मद शमी ने हसीन जहां से शादी कर ली। 2015 में मोहम्मद शमी को एक प्यारी सी बेटी हुई। जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। तभी साल 2018 में बीबी हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर बहुत से घिनौने आरोप लगाए। दहेज उत्पीड़न, मारपीट, दूसरे औरत से संबंध, मैच फिक्सिंग, न जाने कितने सारे आरोप लगाए। मोहम्मद शमी को भारतीय टीम के कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से BCCI ने बाहर कर दिया। उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई, मगर सौरव गांगुली उनके पीछे हमेशा खड़े रहे, चट्टान बनकर खड़े रहे। उन्होंने कहा कि अगर BCCI कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया, मगर बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन अभी भी मोहम्मद शमी को बैन नहीं करेगा और रणजी खेल सकते हैं। आखिरकार BCCI की एक एंटी करप्शन यूनिट ने मोहम्मद शमी को निर्दोष साबित कर दिया। फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट दोबारा बहाल कर दिया गया। इस परिस्थिति में उन्होंने जो चारों तरफ से मीडिया उनको घेरना शुरू कर दी, उनकी बीवी के आरोपों से परेशान हो गए और उस समय वो विलेन के रूप में देखे जाने लगे। उनकी परिस्थितियों को देखते हुए उन्हें 3 बार उन्होंने खुद बोला है इंस्टाग्राम लाइव में, वो 3 बार खुदकुशी करने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने परिवार को समझाया। जब ऐसी परिस्थितियाँ चल रही थी तो इनसे मानसिकता से दूर होने के लिए उन्होंने खुद अपने फार्म हाउस, अपने घर पर प्रैक्टिस करते थे और उसी प्रैक्टिस का फल आज उनको मिला, जो इस वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छे अच्छे टीमों को पछाड़ रखा है। तो ये रही मोहम्मद शमी की कहानी। इनकी कहानी से एक बात हमको जरूर सीखने को मिली है, आपको सीखने मिल सकती है। परिस्थिति जैसी भी हो, अपने अंदर की ताकत को समझें, उस पर काम करें। परिस्थिति हमेशा आती जाती रहती है। तो आप उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।